हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और त्योहारों के मौसम में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। 10 सवाल बेमिसाल इस सीरीज को हम लोगों ने शुरुआत कर दिया था और पहले चैप्टर के हमने क्वेश्चंस कुछ लघु, अति लघु, दीर्घ उत्तरी और एमसीक्यूज किए थे। आज भी इस सेशन में लगभग 10 सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये छोटे सेशन हम लोग रख रहे हैं जिससे आप लोगों को एक क्विक रिवीजन मोड भी मिले और आपको क्वेश्चन आंसर का तरीका और थोड़ा सा उसका आइडिया लगे। बाकी और डिटेल में क्वेश्चन आंसर भी हम अलग सीरीज में करेंगे। तो आज मैं चैप्टर 2 के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसमें आप लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरे सामने ये है, और पहले चैप्टर को भी देखते रहिएगा, उस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो पहला सवाल ये है कि maastricht संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? यही वो संधि थी जिस संधि के बाद यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ। उसके पहले यूरोपीय संघ जैसा कुछ नहीं था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय था और तरह तरह के गठबंधन चल रहे थे, लेकिन यूरोपीय संघ जो अस्तित्व में आया वो इसी maastricht संधि के बाद आया था। ठीक है, और ये सोवियत संघ के विघटन के बाद की कहानी है। तो 25 अप्रैल 1994, 2003, 2005 ये ईयर्स देख के ही आप एलिमिनेट कर देंगे। कोई ये 1992 में हुआ था और फिर बाकायदा जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा 7 फरवरी 1992। अगला सवाल है, आसियान किन देशों का संगठन है? आसियान का फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ ईस्ट एशिया यानी क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। यूरोपीय देश दक्षिण एशिया के देश बिल्कुल नहीं। दक्षिण एशिया के लिए क्या हो जाएगा? सार्क हो जाएगा। साउथ एशियन, उसका नाम ही है साउथ एशियन एसोसिएशन, रीजनल, जिसको दक्षेस कहते हैं। तो यहां बच्चों हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, यानी ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। सोनी, होंडा, सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? जाहिर सी बात है वो ये देश है जो बहुत तेजी से एक वैकल्पिक राजनीति में बड़ा देश बनकर आया है, अर्थव्यवस्था में भी बहुत उभर कर आया है। तो ये सवाल कई बार पूछा भी गया यूपी बोर्ड में भी, तो इसका सही जवाब जापान हो जाएगा बच्चों। जापान जो है, इन्हीं जापान देश से ही ये सारे ब्रांड जुड़े हुए हैं और वो बहुत तेजी से विकसित होकर इस समय उभर रहा है। अगला सवाल है, आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन की स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य इनमें से कौन सा है? देखो बच्चों, 1967 में 5 देशों ने पहले मिलकर आसियान की स्थापना की और स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। बैंकॉक घोषणा पत्र, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है बेटा कहां पर? जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है और टोटल 10 सदस्य अभी इसमें हैं। टोटल 10 सदस्य इसमें हैं। जो ये सदस्य हैं इनमें से थाईलैंड एक सही जवाब है। अगर कुछ सदस्यों की बात करें तो इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ब्रुनेई, ठीक है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इस तरह के देश हैं। एक दो और देश है, उनका नाम आप बताइएगा जरूर क्या है। मलेशिया, ठीक है, कंबोडिया आई थिंक, तो वियतनाम। तो ये 10 देश हो गए। तो इन 10 देश में थाईलैंड आता है। थाईलैंड बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलो अगला सवाल, आसियान की स्थापना कब हुई? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सीयूईटी में भी पिछली बार पूछा गया था। सीयूईटी के लिहाज से भी ये बहुत सही जवाब है, सवाल है। देखो सीयूईटी में भी क्या होता है, 2-3 लेवल के सवाल आते हैं। एक बहुत इजी होता है, एक मॉडरेट होता है, एक आध सवाल टफ तरह के होते हैं। उसमें ये मॉडरेट टू इजी में ये सवाल था। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि ये सवाल आपके सामने आना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह की चीजों को आपको पकड़ते रहना है। सार्क की स्थापना कब हुई, आसियान की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में बेसिक है, जो बेसिक कम से कम तैयारी आपकी एग्जाम के लिए रहनी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, अगर अच्छा इनमें जो ईयर्स लिखे हैं अगर उनके बारे में आप देखें तो 2 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1961 में जैसे बर्लिन की दीवार बनी, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है, इसलिए कुछ ईयर्स पे भी आप रिसर्च करते रहिए। 1961 में बर्लिन की दीवार बनी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ, ठीक है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। अगर 1970 की बात करें तो पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे, जिस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान जीते थे पूर्वी पाकिस्तान में, इसके बाद उनको बंदी बनाया गया। तो हर ईयर जो है वो आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जामिनेशन में काम आने वाला है, तो उस हिसाब से इसको आपको लेके चलना है। अब थोड़ा सा अति लघु देख लेते हैं। करीब 10 सवाल हम इस सेशन में करते हैं जिससे आपको एक आइडिया देते हैं। अति लघु में है कि चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई? तो चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा 1978 में की थी। और यही अगर आपसे सवाल पूछ दे कि वो किसने घोषणा की थी, तो एक नेता थे बेटा, कौन थे? देंग श्याओपिंग। देंग श्याओपिंग, ठीक है,
देंग श्याओपिंग द्वारा 1978 में की गई। ठीक है, चीन में खुले नीति की घोषणा, यानी कि अब जो है, पहले तो चाउ एन लाई ने 1973 में कह दिया कि हम अमेरिका के साथ अपने संबंध स्थापित करेंगे, और उसके बाद जब 1978 में देंग श्याओपिंग आए तो उन्होंने कहा कि अब हम अपनी अर्थव्यवस्था बाकी लोगों के लिए भी खोलेंगे। जो शॉक थेरेपी में सोवियत संघ ने 1991 में किया, वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से चीन ने पहले ही करना शुरू कर दिया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है SEZ का पूरा नाम बताइए। SEZ जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और हिंदी में कहा जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। असल में विशिष्ट सही शब्द है, बल्कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इसमें होता क्या है, एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया जाता है। पहले चीन ने ये शुरू किया, बाद में भारत ने भी धीरे धीरे अपने यहाँ इसको अपनाया, और भारत भी नोएडा, दादरी, कई क्षेत्रों को SEZ बना रहा है कि इस क्षेत्र में केवल ऐसा करते हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले लोगों को जगह दे देंगे और उनसे टैक्सेस कम लेंगे, या ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो प्रोडक्शन होगा वो सब एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसमें टैक्स सरकार नहीं लगाएगी। तो इस तरह के आर्थिक व्यवस्था को, या जो औद्योगिकीकरण है या आर्थिक जो महकमा है, उसको मजबूत बनाने के लिए सरकार इस तरह के कदम उठाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आसियान शैली, अंग्रेजी में कहा जाता है आसियान वे। आसियान वे, आसियान शैली क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। तो आसियान शैली आसियान सदस्यों के अनौपचारिक, अनौपचारिक जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल, आसियान देशों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण काम करने का तरीका है। देखो, जो आसियान ये शैली है, जो आसियान वे है, वो क्या है? आसियान वे एक तौर तरीका है जिसमें क्या होता है, जिसमें काम किया जाता है एक दूसरे देशों को सहयोग करके, अनौपचारिक रूप से। इनफॉर्मल रूप से क्या होता है, ये देश, एक सदस्य देश दूसरे सदस्य देशों को सहयोग करते हैं और सहयोग के माध्यम से फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो इसी को आसियान वे या आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, आसियान और दक्षेस का पूरा नाम बताइए। देखो, आसियान बहुत बेहतरीन ये कंपैरिजन होता है कि आसियान और दक्षेस में आसियान क्यों आगे निकल गया, क्योंकि आसियान ने अपने स्तंभ बनाए, स्तंभ के साथ वो आगे बढ़ा, और उसमें इन्होंने क्लियर किया कि भाई हम अपना आर्थिक स्तंभ बनाएंगे, सामाजिक बनाएंगे, सुरक्षा का बनाएंगे, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। ये आसियान ने बहुत क्लियर किया था। और तो इनफॉर्मल रूप से ये लोग मिलते हैं और सहयोग करते हैं, और उसी को आसियान शैली कहा जाता है। सवाल है कि तो आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, ठीक है, और सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम लोग दक्षेस कहते हैं, जिससे क्या कहा जाता है, दक्षेस भी कहा जाता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या दक्षेस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अगला सवाल, आसियान के सदस्य देशों का नाम बताइए। अब वो इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे या तो इस तरह के सीधे सीधे लघु उत्तरीय सवाल बन सकते हैं, या अति लघु, या वो एमसीक्यू में खेल जाएगा कि ऑप्शन देके। तो इसलिए सार्क के और दक्षेस के कम से कम आपको सदस्य सारे पता होने चाहिए, सॉरी आसियान के पता होने चाहिए। तो ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 10 वो देश हैं जिन देशों को हम क्या मानते हैं, आसियान का सदस्य मानते हैं। ये आसियान के मानते क्या है, सदस्य हैं। एक चीज हमेशा क्वेश्चन में पूछता है कि क्या भारत आसियान का सदस्य है, तो बहुत क्लियर रहिएगा, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। लेकिन भारत ने आसियान देशों के साथ अपने संबंध बेहतर किए हैं। भारत की एक पॉलिसी है बेटा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत ने आसियान देशों के साथ अपने संबंध पहले से बहुत अच्छे किए हैं, और भारत ने यह कहा है कि हमें इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध बनाने चाहिए। दूसरी तरफ बच्चों, जो सार्क सदस्य हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो सार्क सदस्य हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान जो सबसे बाद में 2007 में आया, ठीक है, जो हमारे अगल बगल के सब सटे हुए देश हैं, सबके साथ सीमा बनती है भारत की, नेपाल, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य सार्क या दक्षेस में हैं। इसको भी आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा, इसको भी ध्यान देते रहिएगा, और अपने आप में सोचते रहिए कि कौन कौन से ये देश होंगे। चलिए, अगला सवाल है, कुछ लघु उत्तरीय सवाल भी थोड़ा देख लेते हैं। लघु उत्तरीय सवालों में क्या सवाल है? सवाल है कि अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए चीन द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।
चीन ने कौन कौन से कदम उठाए अपने आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए? तो चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध स्थापित करके राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। यह किया था जाओ एन लाई, चाउ कह सकते हैं, चाउ एन लाई। ये चाउ एन लाई वही है बच्चों जिनके साथ भारत ने 1954 में पंचशील समझौता किया था, जो 2 बार भारत आए थे। तो एक तो उन्होंने कहा कि भाई हम राजनीतिक एकांतवास खत्म करते हैं। सोवियत संघ से थोड़ी दूरी बना ली थी चाइना ने। पहले चाइना और सोवियत संघ भाई भाई जैसा था, एक ही विचारधारा के हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ अपने संबंध ठीक करेंगे। 1978 में देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति को अपनाया। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इस पर कई सवाल आ सकते हैं। एमसीक्यू पूछ दे, घुमाकर पूछ दे, शॉर्ट पूछ दे, लॉन्ग पूछ दे, कई तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं जो आपके लिए काफी काम में आएंगी। अगला सवाल है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन का उद्देश्य और उनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब ये थोड़ा दीर्घ उत्तरीय टाइप का सवाल है, इसको देख लीजिए, इसमें सारी चीजें समाहित होती हैं। तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान दूसरे विश्व युद्ध से पहले शक्तिशाली देश, विशेष रूप से यूरोपियन देशों ने दक्षिण एशिया के देशों का शोषण किया, जिसके कारण इन्हें राष्ट्र निर्माण और आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जितने देश थे इनको बहुत गरीबी झेलनी पड़ी थी। शीत युद्ध के दौर में भी एक भारी दबाव को झेलना पड़ा कि किसके साथ जाएं। ऐसे समय में दक्षिण पूर्व एशिया ऐसी अस्थिर स्थिति को संभालने की स्थिति में नहीं था। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन और बोंग सम्मेलन के माध्यम से भी एशिया और तीसरी दुनिया के देश सहयोग कायम करने में कामयाब नहीं हो पाए। देखो, एक तो शीत युद्ध में इनके पास ये प्रेशर था कि वो अमेरिका या सोवियत संघ के साथ शामिल हो। दूसरा ये था कि ऐसा ना करें तो गुटनिरपेक्ष में जाएं, पर उनको लग रहा था गुटनिरपेक्ष देश भी कुछ बहुत खास कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर वियतनाम का संकट आ गया, जिसमें अमेरिका कूद पड़ा था। वियतनाम में अमेरिका की साम्राज्यवादी भूमिका, कंबोडिया में राजनीतिक संकट, इंडोनेशिया और लाओस और म्यांमार में पारस्परिक प्रयत्न से विकास करने की आवश्यकता ने मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों को एक क्षेत्रीय आर्थिक संस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उधर कंबोडिया में समस्या थी, उधर वियतनाम में अमेरिका ने परेशान कर दिया था, इधर इंडोनेशिया भी थोड़ी परेशानी में था। तो इन लोगों ने सोचा कि एक काम करो यार, मिलजुल कर आपस के, क्योंकि सभी एक साथ के देश हैं, ये आपस में एक संगठन बना लेते हैं। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 5 देश, कौन से, ये कौन से संस्थापक देश है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान की स्थापना की। बैंकॉक उद्घोषणा में यह कहा गया कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को शांति, स्वतंत्रता और तटस्थता यानी निष्पक्षता का क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आसियान ने घोषणा किया कि हम शांति से रहेंगे, स्वतंत्रता को प्रमोट करेंगे और तटस्थता यानी दुनिया में न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे। बाद में कई अन्य देश आसियान में जुड़ गए और 5 अन्य देश जैसे कि ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस भी इसमें शामिल हो गए। इस प्रकार अब इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई है। और भी देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होते हैं, जैसे कि भारत उसमें बहुत दिलचस्पी के साथ शामिल होता है, उसका ऑब्जर्वर मेंबर है। चीन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारे देश इसके साथ मिलकर काम करते हैं। अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो आसियान में कुछ उद्देश्य हैं। साझे प्रयास यानी एक साथ मिलकर प्रयास के जरिए इस क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। अब ये 2 क्वेश्चन आ गया कि आसियान के उद्देश्य क्या है। दूसरा, न्याय और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत पर चलकर इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्र में क्या करना, एक दूसरे को सहयोग करना। इस तरह आंसर फ्रेम करना है आपको, ठीक है। आप, मैंने जैसे इसमें पॉइंट आगे लिख दिया, आप एक पॉइंट लिख के दूसरी लाइन, तीसरी लाइन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कृषि, उद्योग, व्यापार, आवागमन और संचार साधनों के विस्तार के लिए सक्रिय रूप में साझेदारी करना। दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना। इस क्षेत्र के बारे में आवश्यक जानकारी जुटाना। समान उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के साथ अच्छा संबंध बनाना। ये सब उद्देश्यों में आसियान के वर्णित है जो एक साथ काम करते हैं। तो बच्चों, आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ आपको आंसर लिखने के तरीके और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिकली इसका आइडिया देने के लिए सेशन चल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं एक सेशन में सारे आंसर ही करा दूंगा, वही एग्जाम में आएंगे, पर इससे आपको काफी एक दिशा मिलेगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आगे और डिटेल वर्जन इस सेशन का हम लोग 10 सवाल बेमिसाल का ले आएंगे। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अड्डा 247 का ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग चले जाइए कहां पर, आप लोग चले जाइए अंडर ग्रेड एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो और वहां से आप अंडर ग्रेड एग्जाम में चले जाना। वहां पर आपको CUET हिंदी दिखाई देगा, CUET हिंदी मीडियम दिखाई देगा और वहां जाकर स्टोर में आप हमारा वरदान बैच परचेस कर सकते हैं बच्चों।
कोड लगाइएगा Y768, इससे आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और बोर्ड और CUET दोनों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा avnish.tripathi@adda247.com पर, ठीक है। यहां से मैं आपको सारे समस्याओं को दूर कर दूंगा, बता दूंगा कि कैसे कोर्स ज्वाइन करना है, क्या करना है। पर वरदान बैच से आप हमारा CUET और क्या कर सकते हैं, बोर्ड दोनों की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शेयर करिएगा अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।